आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी लाओस के कामयाब दौरे के बाद वतन वापसी के लिए रवाना। लाओस में ईस्ट एशिया समिट से वज़ीर आज़म का खिताब। वज़ीर आज़म ने आज़ाद, जामे, खुशहाल और बेहतरीन हुक्मरानी पर मबनी हिंद बहरुल खत्ते पर दिया जोर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और लाओ के वज़ीर आज़म सुनैक से सेफेनजॉन की मौजूदगी में दोनों ममालिक के दरमियान 6 मुआहदों का किया गया तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म मोदी ने न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से भी की मुलाकात। बीजेपी ने दिल्ली के बजट खसारे पर अरविंद केजरीवाल पर किया हमला। दिल्ली की आम आदमी पार्टी को दिल्ली की मईशत को ख़राब करने का जिम्मेदार ठहराया। बांग्लादेश में सक्थेरा के जशेश्वरी मंदिर से देवी के ताज की चोरी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मंदिर में बतौर तोहफा पेश किया था ये ताज। भारत ने तशवीश का इजहार करते हुए बांग्लादेश हुकूमत से जांच और कार्रवाई करने पर दिया जोर। मुल्क भर में महानवमी का त्यौहार अकीदत और जोश खरोश के साथ आज मनाया जा रहा है। तमाम मंदिरों में अकीदतमंदों का हुजूम। अहम सुर्खियों के बाद नजर डालते हैं इस वक्त की खबरों की तफसीलात पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी लाओ के कामयाब दौरे के बाद वतन वापसी के लिए रवाना हो गए। अपने 2 रोज़ा दौरे के दौरान पीएम मोदी ने इंडिया आसियान समिट और ईस्ट एशिया समिट में शिरकत की। इस दौरान वज़ीर आज़म ने कई ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकातें की और 2 तरफ़ा मीटिंग भी की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लाओस के वज़ीर आज़म हुनैक से सेफेनजॉन से मुलाकात की। बाद दोनों रहनुमाओं के दरमियान वफूद सतह पर बातचीत भी हुई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और लाओ के वज़ीर आज़म सुनैक से सेफेनजॉन की मौजूदगी में दोनों मुल्कों के दरमियान 4 मुआहदों का तबादला किया गया, जिनमें बुनियादी तौर पर दिफा और नशरियात के शोबों में बाहिमी ताउन शामिल है। इसके अलावा मेकॉन्ग गंगा और कस्टम्स में ताउन पर भी मुआहदा तय पाया। मशरक़ी एशिया चोटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात की। वज़ीर आज़म मोदी ने समुद्री तूफ़ान मिल्टन से होने वाले जानी और माली नुकसान पर दुख का इजहार किया। इस दौरान वज़ीर आज़म ने न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म क्रिस्टोफर लक्सन से भी मुलाकात की और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लाओ के दौरे के दौरान आसियान और दीगर ममालिक के सरबराहान को भारतीय दस्तकारी के तहाइफ भी पेश किए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म क्रिस्टोफर लक्सन को लैम्प का एक जोड़ा पेश किया है। ये कोई आम लैम्प नहीं है, बल्कि चांदी का बना हुआ है। इसे महाराष्ट्र के कारीगरों ने बनाया है। ये कहा जा सकता है कि लैम्प का ये जोड़ा महाराष्ट्र के कारीगरी विरसे की खूबसूरती को उजागर करता है। पीएम मोदी ने जापान के वज़ीर आज़म को एक मूर्ति तोहफे में पेश की है। इस पर चांदी की नक्काशी का काम हुआ है। ये नक्काशी मगरबी बंगाल के कारीगरों की सलाहियतों को जाहिर करती है। इसके अलावा नरेंद्र मोदी ने थाईलैंड की वज़ीर आज़म पैंटोक्रचन शनिवार को लद्दाख की एक नक्काशी वाली रंगीन और कम ऊंचाई वाली लकड़ी की मेज़ पेश की है। पीएम मोदी ने लाओस के वज़ीर आज़म सुनैक से सेफेनजॉन की अहलिया वंजारा सेफेनजॉन को खुसूसी तोहफा पेश किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लाओ के वज़ीर आज़म को वुड रिंग का महात्मा बुद्ध का एक ख़ास मुजस्समा पेश किया है और पीएम मोदी ने लाओ के सदर थैंगॉन की अहलिया को बॉक्स में रखा डबल इकत पटन पटोला स्कार्फ बतौर तोहफा पेश किया है। ये कपड़ा शुमाली गुजरात के पटन इलाके में सालवी ख़ानदान के ज़रिए बनाया गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लाओस के सदर को तमिलनाडु की मीनाता में चीनी के काम से मुज़य्यन पीतल का एक पुराना महात्मा बुद्ध का मुजस्समा भी तोहफे में दिया है।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का लाहौर का दौरा तामीरी रहा है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दौरे के बारे में मालूमात मुश्तरक की। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान जयदीप मजबूदार ने कहा है कि वज़ीर आज़म का ये दौरा भारत और आसियान के दरमियान बाहिमी ताल्लुकात के नुक़्ते नज़र से काफ़ी अहम रहा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का लाहौर दौरा काफ़ी कामयाब रहा है। वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि वज़ीर आज़म ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए 10 तजावीज़ पेश की हैं, जिनका तमाम रुकन ममालिक ने खैर मक़दम किया। Prime Minister congratulated Lao PDR on a very successful stewardship of ASEAN and related mechanisms throughout the year. And he announced a 10-point special plan to strengthen connectivity and resilience with ASEAN. India will contribute $5 million towards joint cooperative activities in this area. We will have a youth summit. We will have a music festival of ASEAN bands with Indian bands. We will have also an artist camp. We will have a hackathon, startup festival, the Delhi Dialogue next month. The ASEAN-India network of think tanks will also meet next month. और वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि आसियान के रुकन ममालिक ने भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बहुत तारीफ की। ASEAN leaders and the Prime Minister reviewed our relations, the comprehensive relations that we have with ASEAN. ASEAN leaders especially very positively appraised our cooperation as in many areas of diverse collaboration as a result of India's Act East policy, and also they appraised very positively India's leadership role in digital public infrastructure and the fact that ASEAN countries can benefit significantly from this. एक्ट ईस्ट पॉलिसी और हिंद बहरुल काहिल खित्ते में क़याम अमन की पुरजोर वकालत करके भारत को एक मजबूत मुल्क के तौर पर कायम करने के साथ साथ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की शबीह भी एक मजबूत आलमी रहनुमा के तौर पर उभर रही है। और आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। 31 सालों में पहली बार दिल्ली हुकूमत 7,000 करोड़ रुपए के नुकसान में है। रवा माली बरस में उसके पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि वो अपने मंसूबों को मुकम्मल कर सके। दिल्ली हुकूमत के महकमा ख़जाना ने वज़ीर आला आतिशी को मालियाती खसारे के बारे में मुत्तला किया है। दिल्ली हुकूमत ने रियासती काबीना की मीटिंग के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बताया गया कि MLA फंड 10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 15 करोड़ रुपये सालाना कर दिया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतिशी और सौरभ भारद्वाज मालियाती खसारे से किनारा कशी इख्तियार करते हुए नजर आए। दोनों की तरफ से दावा किया गया है कि दिल्ली हुकूमत के पास खातिर ख्वाह पैसा है और दिल्ली हुकूमत अपनी तमाम स्कीमें जारी रखेगी। बीजेपी लीडर बांसुरी स्वराज ने पहली बार दिल्ली के 7,000 करोड़ रुपए के बजट खसारे पर आम आदमी पार्टी हुकूमत को निशाना बनाया है। उन्होंने दिल्ली के खराजात को उसकी आमदनी से ज्यादा बताया। 31 साल में पहली बार दिल्ली का जो बजट है वो डेफिसिट में है, यानी घाटे में है, और छोटे मोटे नहीं, 7,000 करोड़ रुपए का डेफिसिट है। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ यह हुआ, पहली बात, कि दिल्ली में जो एक्सपेंडिचर है यानी खर्चा, वो दिल्ली की इनकम या दिल्ली की आय से कहीं कहीं ज्यादा है। इसका एक और बहुत ही संगीन पहलू है कि ये डेफिसिट जानबूझ के हुआ है। बांसुरी स्वराज का कहना है कि दिल्ली हुकूमत ने दिल्ली के लोगों को गुमराह किया है। उन्होंने CAG से तहकीकात का मुतालबा किया और सख्त कार्रवाई करने को कहा। दिल्ली सरकार ये झूठ फैलाना चाहती थी, जनता को भ्रमित करना चाहती थी कि दिल्ली के पास सरप्लस पैसा है। अगर आप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने जानबूझ के दिल्ली के अकाउंट्स फज करे हैं। इसलिए आज हम इस अकाउंट फजिंग की और दिल्ली के बजट की CAG से ऑडिट और जांच मांगते हैं, और जांच के बाद कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, इसकी मांग रखते हैं। मरकजी हुकूमत ने रियासती हुकूमतों को 1,78,173 करोड़ रुपए की टैक्स मुंतकली की है। अक्टूबर 2024 में अदा की जाने वाली बाकायदा किस्त के अलावा इसमें 89,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की
पेश की किस्त भी शामिल है। इस मुंतकली का मकसद रियासतों को आने वाले त्यौहार की मुद्दत के दौरान सरमायाजाती खर्चात में मदद करना और उनकी तरक्की और फलाही सरगर्मियों को तेज़ करना है। इसमें मुंतकली में मरकजी हुकूमत ने उत्तर प्रदेश को 31,962 करोड़ रुपए दिए हैं। इसके बाद बिहार में 17,921 करोड़ रुपए मुंतकिल हुए हैं। तीसरा मकाम मध्य प्रदेश का है, जिसे 13,987 करोड़ रुपए मुंतकिल किए गए हैं। चौथे मकाम पर है 13,404 करोड़ रुपए, जो मगरबी बंगाल को मुंतकिल किए गए हैं। और बीजेपी लीडर शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस हुकूमत पर हमला किया है। इंतखाबी नताइज की तहकीकात के लिए कांग्रेस की जानिब से फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की तश्कील के हवाले से शहजाद पूनावाला ने कहा है कि कांग्रेस 11 इलेक्शन हारी है और सिर्फ 2 या 3 इलेक्शन बैसाखियों से जीती है। इसके बावजूद राहुल गांधी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में बैठे हैं। कांग्रेस अपने गुरूर की वजह से इलेक्शन हारी है। जब से भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने प्रारंभ की राहुल गांधी ने, तो 11 चुनाव वो हारे हैं और मात्र 2 या 3 चुनाव बैसाखियों के साथ जीते हैं। फैक्ट ये है कि लगभग 73 या 74 चुनाव राहुल गांधी हारे हैं। लोकसभा चुनाव भी हारे 3 बार, पर उसके बावजूद भी राहुल गांधी आज फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में बैठ रहे हैं। केसी वेणुगोपाल जी, जिनके टिकट डिस्ट्रीब्यूशन पर कई प्रकार के आरोप लगे हैं, वो भी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में बैठ रहे हैं। और सभी लोग मिलकर एक दलित नेत्री कुमारी शैलजा पर पूरे के पूरा हार का ठीकरा फोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और राहुल गांधी ने खुद जिस प्रकार से भारत को तोड़ने के लिए डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी अपनाई, जिस प्रकार से हिंदू समाज को बांटने के लिए हथकंडे अपनाए, उससे भी लोग बहुत गुस्सा थे। उनके तो एलाइज भी उनको बोल रहे हैं कि आप अहंकार की वजह से हारे। महादेव सट्टा ऐप केस के कुलदी मुलजिम सौरभ चंद्राकर को दुबई में गिरफ्तार कर लिया गया है। ये कार्रवाई ईडी की दरख्वास्त पर जारी करदा इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस के तहत की गई है। इस मामले के बारे में मालूमात बाज़ाब्ता तौर पर इंटरपोल ने सीबीआई और ईडी के साथ शेयर की हैं। गिरफ्तारी की खबर के बाद हवालगी का अमल तेज हो गया है। सौरभ चंद्राकर को जल्द ही भारत लाने की तैयारियां की जा रही हैं। ये बैटिंग ऐप बिजनेस केस तकरीबन 6,000 करोड़ रुपए का है। महादेव सट्टा ऐप के छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र से लेकर कई रियासतों से तार जुड़े हैं। मुलजिम सौरभ चंद्राकर तवील अरसे से दुबई में रह रहा था। वाराणसी में दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती के दौरान लोगों ने रतन टाटा को जज्बाती खिराज अकीदत पेश किया। रतन टाटा की तस्वीर के साथ बड़ी तादाद में लोग गंगा आरती में पहुंचे। लोगों ने दिए जलाए और रतन टाटा को याद करते हुए प्रार्थना की। सीनियर सनतकार रतन टाटा को बादज़मर्ग भारत रत्न देने के मुतालबे पर मरकजी वजीर सुकान मजमुदार ने कहा है कि जिस तरह रतन टाटा के नाम में रतन है, इसी तरह वो भारत के रत्न हैं। उन्होंने रतन टाटा के रोल को मुल्क के लिए अहम करार दिया। देखिए, रतन टाटा जी का नाम में ही रतन है, तो ऐसे ही वो भारत का रतन है। कल जब उनका देहांत का समाचार आया तो पूरा देश रो रहा है, पूरा देश दुख जता रहा। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का श्रद्धा सुमन लेकर आदरणीय गृह मंत्री जी स्वयं वहाँ पे गए थे। तो सब जानते हैं उनको सम्मान मिलने की जो मांग उठी है वो तो अलग बात है, लेकिन वो पहले से ही भारत का रत्न मैं समझता हूँ। और जिस तरीके से उन्होंने पूरे देश को सेवा की। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जा रही है। सुबह से ही दिल्ली, मुंबई, हरिद्वार, प्रयागराज, अहमदाबाद, इम्फाल समेत मुल्क भर के मंदिरों में अकीदतमंदों का हुजूम है। तमाम मंदिरों के अहाते देवी माता के नारों से गूंज रहे हैं। देवी दुर्गा के नवे रूप की पूजा मुकम्मल रसूमात और वैदिक मंत्रों के जाप के दरमियान की जा रही है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखनाथ मंदिर में शारदीय नवरात्रि के 9वें दिन मुनक़िद की गई कन्या पूजा की रस्म के मौके पर लड़कियों की पूजा की और उन्हें तहाइफ देकर उनका आशीर्वाद लिया। इस मौके पर आने वाली सैकड़ों कन्याओं और उनके वालिदैन से खिताब करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सनातन धर्म में हमेशा से ही ख़वातीन की पूजा करने की रिवायत रही है। जगतजननी माँ भगवती दुर्गा के 9 स्वरूपों के प्रतीक स्वरूप कुंवारी कन्याओं के पूजन
की एक पवित्र परंपरा भी है और गोरक्षपीठ की इस पवित्र परंपरा के अनुरूप इस कार्यक्रम के साथ इस बार भी मुझे जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। जो सनातन धर्म की यह समृद्ध परंपरा है, यह पूरे हर्षोल्लास के साथ, पूरे उमंग के साथ पूरे देश के अंदर इस परंपरा के साथ लोग जुड़ रहे हैं। जहां नारी की पूजा होती है, उसका सम्मान होता है, वह समाज स्वयं ही समर्थ और शक्तिमान होता है। दशहरा यानी विजयदशमी एक ऐसा त्यौहार है जो बुराई पर अच्छाई की फतेह और झूठ पर सदाकत की अलामत है। ये त्यौहार पूरे मुल्क में बड़े जोश खरोश से मनाया जाता है। दशहरा रावण पर भगवान राम की फतेह की याद में मनाया जाता है। ये महिषासुर पर देवी दुर्गा की फतेह के लिए भी जाना जाता है। दशहरा या विजयदशमी भगवान राम और दुर्गा पूजा की फतेह के साथ साथ शक्ति पूजा का त्यौहार भी है। मुल्क भर में लोग इस दिन रावण का पुतला जलाकर दशहरे के त्यौहार को पूरे जोश खरोश से मनाते हैं। मुल्क भर में दशहरे का त्यौहार रिवायती जोश खरोश से मनाया जा रहा है। ये दिन बुराई पर अच्छाई, बातिल पर हक और नाइंसाफी पर इंसाफ की फतेह की अलामत है। भगवान राम ने दशमी के दिन ही रावण को मारकर फतेह हासिल की थी और देवी दुर्गा ने 9 रात और 10 दिन की जंग के बाद महिषासुर पर जीत हासिल की थी। इसीलिए इसे विजयदशमी भी कहा जाता है। इसी के अलामत के तौर पर मुल्क के अलग अलग हिस्सों में रावण दहन का प्रोग्राम रिवायती अकीदत के साथ मनाया जाता है। दशहरे की शाम रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया जाता है। पूरे मुल्क में इस वक्त दशहरे की धूमधाम और उमंग है। कहीं शस्त्र पूजा हो रही है तो कहीं शाही जुलूस की रौनक है। दशहरा या विजयदशमी का त्यौहार हर साल अश्विन महीने की शुक्ल पक्ष के दशमी तारीख को मनाया जाता है। नवरात्रि अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष के पहले दिन से 9वें दिन तक मनाई जाती है। पहले दिन शारदीय नवरात्रि का आगाज घरों और मंदिरों में पूजा के साथ होता है। नवरात्रि के पहले दिन अकीदतमंद व्रत रखते हैं और अकीदत के साथ घर में घाट और अखंड ज्योति कायम करते हैं। उसके बाद अकीदतमंद दर्शन के लिए मंदिरों में भी जाते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान माँ दुर्गा की 9 मुख्तलिफ शक्लों की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा की पहली शक्ल शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मंडा, 5वीं स्कंदमाता, छठी कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी और 9वीं शक्ल सिद्धिदात्री है। मजहबी अकायद के मुताबिक भगवान राम ने शारदीय नवरात्र के दौरान रामेश्वरम में समुद्र के किनारे पर 9 दिन तक शक्ति पूजा की थी और 10वें दिन रावण को मारा था। उसी दिन दशहरे का त्यौहार मनाया जाता है। दशहरे का त्यौहार बातिल पर हक की फतेह का जश्न है। ये हमें ईमानदारी और सच्चाई की इक़दार के साथ जीने की तरगीब देता है। भगवान राम की जिंदगी इन इक़दार का निचोड़ है जो आज के दौर में भी और हमेशा ही सच्ची रहेंगी। ये त्यौहार हमें कौम की तामीर और ऐसे माशरे की तामीर के लिए तहरीक देता है जिसमें ज़रूरतमंद और महरूम लोगों का ख्याल रखा जाए। दशहरा भगवान राम की जिंदगी और कामों के जरिए दिखाए गए मजहबी और नजरियाती रास्ते का जश्न है। ये त्यौहार नेकी और हम आहंगी को फरोग देने का मौका भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीटी न्यूज़। जहां एक तरफ मुल्क भर में नवरात्रि पूरी धूमधाम से मनाई जा रही है तो वहीं पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के सतखेरा में वाक़े जैश्वरेश्वरी मंदिर से देवी काली का चांदी का ताज चोरी हो गया है। पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। ये ताज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने मार्च 2021 के दौरे के दौरान मंदिर को पेश किया था। हिंदू अफसानों के मुताबिक ये मंदिर हिंदुस्तान और पड़ोसी ममालिक में फैले 51 शक्ति पीठों में से एक है। ताज की चोरी की इत्तलात के दरमियान बांग्लादेश में हिंदुस्तानी हाई कमीशन ने बांग्लादेश की हुकूमत से मामले की तहकीकात की अपील की है। हाई कमीशन ने एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा, हमने 2021 में बांग्लादेश के दौरे के दौरान पीएम मोदी की तरफ से जैशेश्वरी काली मंदिर को तोहफे में दिए गए ताज की चोरी की खबरें देखी। वाक़या इंतहाई तशवीशनाक है। हम बांग्लादेशी हुकूमत पर जोर देते हैं कि वह चोरी की तहकीकात करे, ताज को बरामद करे और मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई करे।
नज़र डालते हैं बैनुल-अक़वामी खबरों पर। इसराइल ने बैरूत के डाउनटाउन शहर में कई फ़िज़ाई हमले किए हैं। इसराइली दिफाई फोर्स के मुताबिक हमलों में 2 हिज़्बुल्लाह लड़ाकों, हौला फ्रंट के कमांडर अहमद मुस्तफ़ा अल हाजी अली और हिज़्बुल्लाह की एंटी टैंक इकाई के कमांडर मोहम्मद अली हमदान की मौत हो गई है। इस हमले में 18 शहरियों की मौत के साथ साथ 92 लोगों के ज़ख्मी होने की भी खबर है। अमेरिका के फ्लोरिडा में मिल्टन तूफान ने तबाही मचा रखी है। अब तक तकरीबन 10 अफराद की मौत हो चुकी है और बिजली जाने से लाखों लोगों की ज़िंदगी मुतासिर हुई है। पाम साहिल गार्डन में रहने वाले लोगों के घरों पर इस तूफ़ानी तबाही का बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। गवर्नर रॉन डेंस्टन के मुताबिक हम सबसे ख़राब हालत से निकल चुके हैं। हालांकि उन्होंने आगाह किया कि तूफ़ान की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। सैलाब ने बेचैनी बढ़ा दी है। अमरीकी होमलैंड सलामती सेक्रेटरी एलेजांड्रो ने व्हाइट हाउस ब्रीफिंग में कहा है कि फ्लोरिडा में कम से कम 27 तूफान आए हैं। और खेल की खबरों में हिंदुस्तानी टीम के हेड कोच सुनील जे मैथ्यू ने खवातीन ब्लाइंड फुटबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप के इनेकाद पर खुशी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि इस चैंपियनशिप में मुल्क के ब्लाइंड फुटबॉल खिलाड़ियों को अपनी सलाहियतों के इजहार के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा। ये चैंपियनशिप पहली बार भारत में मुनक्किद होने जा रही है। चैंपियनशिप का आगाज़ होगा और इस वक्त हमारे साथ महिला ब्लाइंड टीम के हेड कोच हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे। सर, क्या प्रारूप होगा और कब ये ऑर्गेनाइज होगा, डेट्स क्या है, इसके बारे में बताइए। किस तरीके का ये चैंपियनशिप होगा? ये है सेकंड IBSA वर्ल्ड विमेंस चैंपियनशिप्स। ये रहेंगे 5 से 15 तारीख अक्टूबर 2025 कोच्चि केरल में होगा ये गेम्स। ये पहले बार पैरा फुटबॉल वर्ल्ड कप हो रहा है इंडिया में, और वो भी विमेंस का। ये बहुत अच्छा चांस है विमेंस फुटबॉल दिखाने के लिए दुनिया को कि हमारा वर्ल्ड नंबर 2 रैंकिंग भी है और अच्छा प्लानिंग है हमारा LA 2028 का जो रोड मैप आगे रहेंगे। इसमें कितनी टीम्स हिस्सा ले रही हैं और किस किस कंट्री के खिलाड़ी आ रहे हैं? इस वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में वर्ल्ड फर्स्ट टू 8 रैंकिंग में है। वो हो रहेंगे जापान, अर्जेंटीना, इंडिया होगा, इंग्लैंड, जर्मनी, स्वीडन, मोरक्को, ये सारे टीम्स आएंगे। ब्लाइंड फुटबॉल कोच के लिहाज से एक आम जो फुटबॉल खिलाड़ी होते हैं, आम खिलाड़ी होते हैं, किस तरीके के चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं इनको ट्रेन करने के लिए? ये ब्लाइंड फुटबॉल कोचिंग टोटली डिफरेंट है फुटबॉल कोचिंग से कंपेयर करने से, क्योंकि इसमें पूरा हियरिंग एंड कम्युनिकेशन है। जो साथ रेगुलर फुटबॉल होते हैं वो एम्फोसिस रहते हैं बॉल ड्रिल्स में या टैकलिंग या स्ट्रेटजी में। ये पहले प्लेयर्स को लेके आना पड़ेगा ग्राउंड तक खेलने के लिए, वो ही है एक सक्सेस। और खेल के उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देके जैसे खेलना है, जैसे मूवमेंट हो, इसमें सेफ्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फुटबॉल में तो वो ठीक है, उसका मैक्सिमम उसका पैर में थोड़ा दर्द होगा, इसमें क्लैशेस बहुत है। PM मोदी ने जिस तरह से विकलांग जो वर्ड था, शब्द था, इसको दिव्यांग से रिप्लेस कर दिया। एक दिव्यांग खिलाड़ी के लिए ये किस तरीके से उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला होता है? बहुत ही अच्छा काम PM मोदी ने किया है कि ये विकलांग अलग किया है। सभी के लिए एम्फोसिस देने के लिए गवर्नमेंट को बहुत सारा स्ट्रक्चरिंग और काम और फोकस देना पड़ेगा। वो टाइम लगेंगे। अगर हम वेट करें सालों साल तो ये गेम नहीं बढ़ेंगे। हमें इतना प्रेशर आ रहे हैं प्लेयर्स के साथ ही कि चलो सर हम खेलना चाहते हैं, तो खेलना है मगर सब फैसिलिटी डिफ़िकल्ट है। हम चाहते हैं कि ये मूवमेंट शुरू करें और जब तक हम चला सकते हैं चलाएंगे। गवर्नमेंट का साथ के साथ एक साथ बढ़ाएंगे ये गेम। तो ये थे ब्लाइंड टीम के हेड कोच सुनील जे मैथ्यू, जिनका साफ तौर पर कहना है कि देश में खेलों को लेकर माहौल बदल रहा है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकलांग शब्द को दिव्यांग से रिप्लेस किया है, ये निश्चित तौर पर इन खिलाड़ियों में एक नई उमंग भरने वाला है और ज़्यादातर खिलाड़ी खेलों से जुड़ रहे हैं, अपने आप को मैदान पर सामने रख रहे हैं। सुशील कुमार, GG न्यूज़। बात करते हैं क्रिकेट की। खवातीन T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होंगे। ग्रुप राउंड में खेला जाने वाला ये मैच दोनों टीमों के लिए अहम है। ग्रुप ए में ऑस्ट्रेलिया अब तक खेले गए दोनों मैच जीतकर सरफहरिस्त है। दूसरी जानिब पाकिस्तान को 2 मैचों में से एक में जीत और एक में हार का सामना करना पड़ा है। आज के मैच में पाकिस्तान बड़ी जीत के साथ अपना रन रेट बेहतर करने की कोशिश करेगा। इस तरह ऑस्ट्रेलियाई टीम अपनी तीसरी जीत हासिल करके टेबल पर अपनी पोजीशन मजबूत करना चाहेगी। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।